नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है। तो अपने दिल्ली दौरे के दौरान सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मुलाकात की है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि दिल्ली में वो कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा दायित्व बंटवारे पर आलाकमान से चर्चा हो सकती है, इस बात की भी संभावना जताई जा रही है। और आगामी चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा होगी। कई योजनाओं के लिए वित्तीय मदद की राज्य को दरकार है और इसको देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत केंद्र से मदद भी मांग सकते हैं। केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर जो अलग अलग योजनाएं राज्य में चल रही हैं, उन योजनाओं को लेकर चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। फिलहाल ये क्लियर नहीं है कि दिल्ली के दौरे के दौरान वो कब किन से मुलाकात होनी है, लेकिन माना जा रहा है कई केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। ऑक्सीजन की आज जिस तरह कोरोना महामारी आवश्यकता है, तो इन पेड़ों से रुद्राक्ष है, पीपल है, तुलसी है, ये आज से हमने प्रारंभ किया है और पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग लाखों में इस प्रकार पौधारोपण का काम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिससे कि स्वयं ऑक्सीजन मिले ऐसे प्लांट। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अपने जीएमएस रोड स्थित भागीरथीपुरम आवास पर वृक्षारोपण किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर जामुन का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर घोषणा की है कि राज्य में स्थित समस्त गांव और गांव के आसपास के क्षेत्र में स्थित तालाब, जल निकाय जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज हैं, उन सब का अगले एक साल में पुनर्जीवित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि प्रत्येक व्यक्ति एक एक पौधारोपण कर पर्यावरण के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। पर्यावरण की सुरक्षा आम आदमी के जीवन से जुड़ा विषय है। पर्यावरण का संरक्षण हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। देहरादून में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर छावनी परिषद अस्पताल गढ़ीकेंट देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने वृक्षारोपण किया। इस मौके पर गणेश जोशी ने सभी से पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए आह्वान किया। गणेश जोशी ने सभी से अपील की है कि सभी लोगों को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। मंत्री जी वर्सेस सीईओ, कौन ज्यादा मीटिंग कर रहा है? विश्व पर्यावरण दिवस पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला विधानसभा के सुदूरवर्ती गांव इटराना में वन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मौके पर 1 लाख पीपल समेत ऐसे पौधों के रोपण का संकल्प लिया गया जिससे अधिक ऑक्सीजन मिलती है। साथ ही युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। डोईवाला में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वृक्षारोपण किया। और आम लोगों से उन्होंने अपील की कि सभी लोगों को अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। इस दौरान 1 लाख पीपल के पेड़ को लगाने का संकल्प लिया गया है।
देहरादून में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा भवन के परिसर में पारिजात का वृक्ष लगाया। मौके पर स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक व्यक्ति को पृथ्वी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करता है। फिर भी हम लोग हर वर्ष चाहे विश्व पर्यावरण दिवस हो या कोई भी ऐसा ओकेजन आता है, हम लोग पौधारोपण करके पर्यावरण को संरक्षित करने का एक संदेश भी देते हैं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से आज प्रदूषण तमाम चीज़ें हैं, और आपने अभी देखा कोरोना में जिस समय लोग बड़े बीमार थे, उनका एक ही जो समस्या थी वो थी ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के लिए हमें आज आवश्यकता है पेड़ों को संरक्षित करने की, नए नए पौधे लगाने की और पौध बढ़ाने की, पेड़ पौधे बढ़ाने की। तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक चेतावनी भी थी कोरोना के दौरान। तो इसलिए हमें सभी को मिलकर संकल्प लेना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करेंगे। यहाँ पे पौड़ी के एक विद्यालय में व्यायाम शिक्षक के पद पर काम करे विमल कुमार जुयाल की अप्रैल में कोरोना से मौत हो गई थी। उनके जाने के बाद उनके परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद शिक्षक राजेश रावत की मुहिम पर सभी शिक्षक कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रयास से उनके परिवार को आर्थिक रूप से मदद देने की कोशिश की जा रही है। वहीं अपर निदेशक माध्यमिक के हाथों उनके परिवार को 4 लाख की एफडी और 44,130 नगद धनराशि दी गई। महावीर सिंह बिष्ट ने बताया कि कोविड के इस दौर में बहुत से लोगों ने अपनों को खो दिया है। वहीं विमल किशोर जुयाल के जाने के बाद उनके 2 बच्चों और पत्नी के भरण पोषण को देखते हुए शिक्षकों की ओर से जो प्रयास किए गए हैं वो सराहनीय है। और कोविड के दौर में सभी लोगों को अपने आसपास रहने वाले लोगों की सहायता के लिए आगे आना होगा ताकि हमारी मानवता जिंदा रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने राजकीय और सहायता प्राप्त शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि और विशेषकर इसमें पौड़ी जनपद के हमारे जो शिक्षक हैं, उन्होंने कोरोना काल में जो हमारे एक विद्या भारती स्कूल तिमली है, वहां पर जो हमारे एनएसएस के प्रभारी और व्यायाम शिक्षक मिस्टर जुयाल थे, वो कोरोना के कारण जिनका असामयिक निधन हो गया, और उनके 2 छोटे बच्चे हैं, उनकी पत्नी हैं जिनके पास कोई भी आय का साधन नहीं है। और ऐसे समय पर हमारे शिक्षकों ने एक आंदोलन चलाया कि हम लोग जितना भी किसी से हो सकता है हम पैसा जमा करें और जो शोकाकुल परिवार है उसको श्रद्धांजलि के रूप में हम कुछ सहायता कर सकें। तो आज हमारे शिक्षकों के द्वारा जो लगभग 4 लाख की एफडी इस परिवार को दिया गया, उन मृतक की पत्नी को दिया गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं मसूरी में मॉल रोड पर विद्युत लाइन भूमिगत किए जाने को लेकर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और मसूरी बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल के बीच जुबानी जंग जारी है। दोनों इस योजना का श्रेय लेने की होड़ में एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मसूरी मॉल रोड पर विद्युत लाइन भूमिगत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 2 करोड़ 36 लाख रुपए की योजना मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का अथक प्रयास के बाद स्वीकृत हुई है, जिससे मॉल रोड पर बेतरतीब लटके बिजली के तारों को हटाकर खूबसूरत बनाया जा सके। मोहन पेटवाल ने कहा कि मॉल रोड पर विद्युत तारों को भूमिगत किए जाने का श्रेय लेने के लिए पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता झूठ बोल रहे हैं। अनुज गुप्ता ने मीडिया में बयान दिया कि पालिका द्वारा 1 करोड़ रुपए लगाकर मॉल रोड की विद्युत तारों को भूमिगत किया जा रहा है, जो तथ्यहीन है। कोई व्यक्ति इस प्रकार की बातें कर रहा है कि साहब हमने कराया, वो मेरे पास पेपर लेके आए, उन्होंने दिखाया कि साहब ये तो स्ट्रीट लाइट का उन्होंने बिल दिया है। तो मैंने कहा कि इस टाइम इन चीज़ों में जाने की आवश्यकता नहीं है। जब राजनीति का व्यक्ति आएगा हम राजनीति करेंगे। इस टाइम सेवा की आवश्यकता है, हमें लोगों की सेवा करनी है। नगर पालिका द्वारा जो भी पैसा दिया गया है वो स्ट्रीट लाइट मद में ही दिया गया है, अंडरग्राउंड मद में कोई पैसा नहीं दिया गया है। तो ऐसे में ये कहना गलत होगा कि पालिका द्वारा अंडरग्राउंड कराया जा रहा है, इसमें माननीय मंत्री जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ये गलत है, यूपीसीएल द्वारा ही खर्चा किया जा रहा है पूरी तरह। जी का तो पूरा ही योगदान है, वो तो मसूरी के विकास के लिए जितना आप जानते ही हैं कि जितने सक्रिय रहते हैं, तो वो माननीय मंत्री जी का पूर्ण योगदान। मसूरी की सुंदरता के लिए हम प्रतिबद्ध है। हमने पहले दिन ही बोला था कि मसूरी को सुंदर बनाया जाएगा, और इसको देखते हुए हमने सबसे पहले बिजली डिपार्टमेंट को अंडर प्रोटेस्ट 1 करोड़ रुपए जमा कराए। बहुत टाइम से विवाद चल रहा था पैसों के लेन देन का, तो हमने 1 करोड़ रुपए पालिका से जमा कराए इस शर्त पे कि आप पिक्चर पैलेस चौराहे के आसपास के जितने पोल्स और लाइट्स हैं उन
एसडीओ यूपीसीएल मसूरी द्वारा ये बताया गया है कि यहाँ पर नगर पालिका द्वारा 1 रुपये इस अंडरग्राउंड केबलिंग में नहीं खर्च हुआ है। उसी के तहत उसके बाद नगर पालिका ने एक आरटीजीएस निकाल कर बताया कि हमने 1 करोड़ रुपये का पेमेंट किया था। उसी संदर्भ में एसडीओ तबल्याल जी ने इसमें बताया कि जो आरटीजीएस 1 करोड़ रुपये का उनके द्वारा किया गया था वो जो लेटर उन्होंने जो है माननीय मंत्री जी को भी दिखाया और आपको सरकारी तौर पर मंत्री जी को दिखाया उन्होंने, और उसमें ये दिखाया गया कि ये जो पेमेंट है वो लेटर है जो एसडीओ मसूरी ने जो है अधिशासी अभियंता यूपीसीएल देहरादून को भेजा है। एसडीओ विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर उत्तराखंड पुलिस ने 1 लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य शुरू किया है। इस मौके पर पुलिस मुख्यालय में पर्यावरणविद अनिल जोशी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि राज्य के प्रत्येक जिले के हर थाने में 50, हर पुलिस लाइन में 500 और प्रत्येक बटालियन में 5000 पौधे रोपित किए जाएंगे। देखिए, इस वर्ष उत्तराखंड पुलिस ने समस्त पुलिस परिसरों में 1 लाख पौधे प्लांट करने का जो है एक संकल्प लिया है। 1 लाख वृक्षारोपण किया जाएगा। इसकी शुरुआत आज हमने विश्व पर्यावरण दिवस से। मुझे लगता है कि आज एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है पुलिस ने, और डीजीपी अशोक कुमार जी जो संवेदनशील हैं इन तमाम तरह के मुद्दों में, मैं उन्हें बधाई दूंगा। आने वाले समय में 1 लाख वृक्षों का उन्होंने जो समर्पण किया है राज्य के लिए, और हवा मिट्टी पानी का भी भागीदारी की है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आज एक संदेश संवेदनशीलता का पुलिस की ओर से है जो हम सब के बीच में जाना चाहिए, और उनकी कोशिश है कि थानों में और अन्य लोगों के बीच में जो उनके अधिकारी हैं, आज उन्होंने एक बातचीत का दौर भी रखा। वहीं राज्य के निगमों में काम कर रहे कर्मचारी दिन रात अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों को 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जिससे उनकी माली हालत खराब है। वो सरकार से जल्द वेतन की मांग कर रहे हैं। संक्रमण काल में फ्रंटलाइन वर्कर्स बेहाल, 4 महीने बिना सैलरी हो गए कंगाल। कैसे आए राशन, कैसे चुकाएं फी? कर्मचारियों के मन में जबरदस्त टीस। कोरोना महामारी ने उत्तराखंड सरकार को कंगाल कर दिया है। राज्य सरकार वित्तीय संकट से जूझ रही है और सरकारी निगमों के कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी तक नहीं है। जल निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम, परिवहन निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम के कर्मचारियों को 4 महीने से वेतन के लाले पड़े हैं। अशासकीय महाविद्यालय में भी सरकार तनख्वाह दे नहीं पा रही। वन निगम में भी वेतन रुक रुक कर मिल रहा है। पेंशनर्स को भी समस्या आ रही है। अभी 3 महीने का वेतन नहीं मिला है। मार्च, अप्रैल और मई, अभी जून चल गया है। ये स्थिति है और लगातार यही स्थिति है कि 3 महीने होने के बाद जब चौथा महीना अद्धा हो जाता है तब 1 महीने का वेतन निर्गत होता है शासन से। और शासन से जो फाइलें चलती हैं उसमें भी बहुत विलम्ब होता है। धनावंटन की जो व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हमारे करीब 6000 से अधिक कर्मचारियों को 5 माह का वेतन लंबित है और परिवहन निगम के कर्मचारी गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री जी से भी और समस्त अधिकारियों से बार बार रिक्वेस्ट की है और आर्थिक सहायता की मांग की है। वहीं सरकार के मंत्रियों का दावा है कि जल्द निगम कर्मचारियों को वेतन की दिक्कत को दूर किया जाएगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि केएमवीएन, जीएमवीएन के कई गेस्ट हाउस क्वारंटीन सेंटर बने हुए हैं। साथ ही 4 धाम यात्रा और पर्यटन बंद होने से भारी नुकसान हुआ है, इसलिए कर्मचारियों को वेतन देने में मुश्किल हो रही है। ऐसे जीएनवीएन कुछ हमारे क्वारंटीन सेंटर बन गए हैं। दिक्कत यह है कुछ सरकार ने डीएम ने क्वारंटीन सेंटर बना दिए हैं, तो उसके बाद उनका सैनिटाइजेशन करने के बाद उनका उपयोग किया जाएगा। और जैसे आपको पता है कोरोना ये काल के अंदर लॉकडाउन लगा है, तो उससे काफ़ी हमारा जो अग्रिम एडवांस आ गया था वो हमें वापस करना पड़ा। हेलीकॉप्टर्स का करना पड़ा, हमारे टीआरएच का करना पड़ा, तो काफ़ी लॉसेज हमें हुए हैं, इसलिए थोड़ी दिक्कत होगी। तनख्वाह एक ऐसी चीज़ है जो अल्टीमेटली देनी ही पड़ती है। देर लग सकती है लेकिन इसमें ये नहीं हो सकता कि कर्मचारी की तनख्वाह न दी जाए। उसी तरह एनएचएम वालों से बातें चल रही हैं। कल भी मेरी डायरेक्टर एनएचएम से बात हुई थी इस बारे में और इस पर सरकार ध्यान दे रही है।
निगम कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने के लिए कांग्रेस ने सरकार के वित्तीय प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार से फाइनेंशियल स्टेटस पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। सरकार का कोई वित्तीय प्रबंधन नहीं है और यही वजह है कि बार बार ये बात सामने आ रही है कि जो कर्मचारी हैं उनका वेतन सरकार नहीं दे पा रही है। ऐसा लगता है कि जो डबल इंजन की बात कही गई थी वो डबल इंजन कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, या ये कह लीजिए दोनों ही इंजन फेल हो चुके हैं। 4 महीने से बगैर सैलरी के काम कर रहे निगम कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। उनके सामने राशन खरीदने, किराए और बच्चों की फी चुकाने का बड़ा संकट है। कर्मचारियों में जबरदस्त गुस्सा भी है, लेकिन अभी भी उन्हें आस है कि जल्द राज्य सरकार उनकी सुध लेगी। फहीम तन्हा, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। इंडिया फाउंडेशन के निदेशक और बीजेपी सुशासन विभाग के प्रदेश संयोजक शौर्य डोभाल ने श्रीदेव सुमन संयुक्त चिकित्सालय के कोविड सेंटर में उनके प्रयास से स्थापित होने वाले 500 लीटर प्रति मिनट क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की तैयारियों का जायजा लिया। ऑक्सीजन प्लांट 10 दिन के भीतर बनकर तैयार हो जाएगा। बताया गया कि उन्होंने सीएम तीरथ सिंह रावत को 500 लीटर प्रति मिनट क्षमता के 2 ऑक्सीजन प्लांट और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने का वादा किया था। बीजेपी नेता शौर्य डोभाल ने मारुति सुजुकी इंडिया के कार्यकारी निदेशक राहुल भारती से बातचीत कर उनसे उत्तराखंड में सीएसआर के तहत ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मांग की थी, जिसके बाद कंपनी ने प्रदेश में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला किया। 10 दिन के भीतर संयुक्त अस्पताल नरेंद्र नगर और जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में 500 लीटर प्रति मिनट क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट का काम शुरू हो जाएगा। 500 LPM का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट प्राप्त हुआ है। इसको इंस्टॉल करने के लिए प्लेटफॉर्म का कार्य इस समय चल रहा है। लगभग 1 हफ्ते में या 10 दिन में ये प्लेटफॉर्म का कार्य पूरा हो जाएगा और ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट 35 से 40 बेड्स पे ऑक्सीजन सप्लाई कर पाएगा। बड़ी खुशी है कि हम लोगों ने मारुति सुजुकी के साथ मिलकर 2 ऑक्सीजन प्लांट्स की व्यवस्था करी है उत्तराखंड के लिए। ये बड़े प्लांट्स हैं। एक प्लांट करीब 500 LPM का प्लांट है, मतलब कि 50 बेड को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है। तो ये और इनकी जो बाज़ार में कीमत है वो भी काफ़ी अधिक है, पर उसके मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ मारुति सुजुकी को, पंकज डोभाल को और बाकी लोगों को जिन्होंने इसमें सहायता करी हमारी कि हम ये प्लांट उत्तराखंड की जनता की सेवा में समर्पित कर सकें। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। अब कोरोना कर्फ्यू 8 जून तक लागू रहेगा, लेकिन कर्फ्यू में ढील नहीं दिए जाने पर व्यापारियों में काफी आक्रोश है। रुद्रप्रयाग में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के आह्वान पर व्यापारियों ने थाली बजाकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और व्यापारियों ने प्रदेश सरकार से कर्फ्यू में ढील देने की मांग की है। जिला मुख्यालय के मुख्य स्टेशन में समस्त व्यापारी जमा होकर सरकार के खिलाफ थाली बजाते हुए नारेबाजी कर विरोध जताया। साथ ही व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार किया है। व्यापार संघ अध्यक्ष चंद्रमोहन सिंहवाल, नरेंद्र बिष्ट, संतोष रावत, मोहम्मद उस्मानी ने कहा कि कोरोना के कारण आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान को बंद किया गया है, जिस कारण अन्य व्यापारियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है और छोटे छोटे व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। दुकानें अपने अपनी तरफ से बंद थी। सरकार की कुछ गाइडलाइनें आई और गाइडलाइन में चुनिंदा दुकानों को सरकार ने खोलने की तैयारियां की, लेकिन हमारा एक छोटा व्यापारी, एक आम व्यापारी जो आज भी घर में बैठा हुआ है, अपने रोजी रोटी के लिए बहुत तरस रहा है, उसको शाम को खाने के लिए भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि नियमित रूप से अपनी उचित गाइडलाइन बना करके सभी लोगों को रोजगार करने का अवसर मिले और सरकार ये निवेदन है कि सब लोग जिस प्रकार से अपने अनुपालन कर रहे हैं वैसे हम लोग करते रहेंगे और व्यापारी हित में जो भी कदम उठाएं बेहतर। विरोध में प्रदर्शन है, इसलिए प्रदर्शन है कि जान भी और जहान भी, उनको अपने व्यापार जो कई महीनों से विगत महीनों से बंद पड़ा हुआ है, धीरे धीरे सरकार को भी अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, जिससे व्यवसायी अपनी रोजी रोटी, अपने घर का लालन पालन कर सके और आम जीवन को भी सुविधा मिल सके। पूरा गाइडलाइन के अनुसार इनकी दुकानें जैसे सब्जी या डेयरी की दुकानें खुल रही है, उसी प्रकार से इनकी दुकानें भी खुली, गाइडलाइन का पूरा पालन करवाया जाए। उसके साथ साथ इन व्यवसायियों को
लालन पोषण या घर की जो परिस्थितियों को सही करने का वो अच्छा मौका भी मिले और हो लोगों को जनजीवन में भी ज़्यादा असर न पड़े। विरोध पिछली बार लॉकडाउन लगा था तो सरकार ने थाली और ताली बजाकर बड़े बड़े वादे किए थे जनता से और लोगों को कहा था कि हम कोरोना से मुक्त हो रहे हैं, पर जिस तरह से दूसरी लहर की तैयारी नहीं की गई और लोग ऑक्सीजन और अन्य हॉस्पिटल में अन्य कमियों से मरते रहे, तो कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। और जिस तरह से व्यापारी सबसे ज़्यादा टैक्स देता है और जीएसटी अभी तक व्यापारी के पास माल पड़ा हुआ है, कुछ माल सड़ने वाला है, कुछ एक्सपायरी होता है, तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देना। व्यापारियों ने मिल करके थाली बजा करके ये उत्तराखंड सरकार को जगाने की कोशिश की है। हम 15 महीने से व्यापारी इतने परेशान हो चुके हैं, हमारे सामने रोजी रोटी का संकट हो चुका है। हम लोगों से दुकानों के किराए, बिजली के बिल, वर्करों की तनख्वाह देना मुश्किल हो गया है। हम इतने परेशान हो चुके हैं कि अब हम सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। अब इससे भी आगे अगर हमें जाना पड़ेगा तो उसके लिए हम जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। इस समय त्राहिमाम हो चुका है। हम व्यापारियों के लिए जनता के जो सत्ता के लोग में जो चूर सत्ता है, इस बोलने का मतलब ये है कि अब जो है स्थिति सामान्य हो चुकी है और जो हमारे व्यापारी हैं बहुत ही परेशान हैं। और हम ये चाह रहे हैं, सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारे जो हैं नियमों के अनुसार, शर्तों के अनुसार धीरे धीरे मार्केट खुलना चाहिए। और इसमें खास करके छोटा व्यापारी है वो बहुत परेशान है। और हम ये चाह रहे हैं कि कुछ समय दिया जाए, सुबह अगर सपोज 7 बजे से 2 बजे तक का समय दिया जाए तो इसमें सभी व्यापारी अपनी दुकानें खोलेंगे। और इसमें ये होता है कि आम जो जनता बाज़ार में जो भीड़ हो रही है, अनावश्यक भीड़ हो रही है, क्योंकि अगर सब दुकानें खुलेंगी तो बाज़ार में भीड़ वगैरह कम होगी। और इससे विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में कंडोलिया पार्क में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके साथ ही समस्त खंड विकास कार्यालय में स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ इस कार्यक्रम को आगे सुचारू रूप से बनाए रखने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और उनके संरक्षण पर अपनी अहम भूमिका निभाएं ताकि हमारा पर्यावरण संतुलित रहे। अभियान सभी अधिकारियों के साथ मिलकर इसको अपनाया है। कंडोलिया पार्क में एक टीम द्वारा सफाई का अभियान किया गया। कूड़ा, प्लास्टिक, अन्य जो ऐसी वस्तुएं जो डिकम्पोज नहीं हो सकती हैं उनको जमा कर नगर पालिका को सुपुर्द किया गया। साथ साथ में जो अन्य विकास भवन और आसपास का परिसर था उसके लिए सेकेंड टीम लगाई गई थी। उन्होंने भी इस तरीके से जो है कार्रवाई करके साफ सफाई का अभियान चलाया हुआ है। समस्त विकास भवन और परिसर स्वच्छ किया गया है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमने विकास खंडों में भी ऐसे कार्यक्रम और नगर पालिका, नगर निगम में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है और बृहद रूप से इसको मनाया जाएगा। भविष्य में हम आशा करते हैं कि ये अभियान जो है एक दिन का अभियान न रहते हुए भविष्य में भी सभी अधिकारी कर्मचारी अपने आसपास का परिसर को स्वच्छ रखने में प्रयास करते रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।